नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हिंदी व्याकरण जिस भी परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा होगा वहां पर समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएसआई के सिलेबस में समास सीधे सीधे लिखा हुआ है, यानी इससे 2 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। तो समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि इसका अर्थ है संक्षेप। हम अपनी बातों को कम से कम समय में रखने का प्रयास करते हैं, यानी हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें रख सकें। जैसे अगर हमें कहना है गगन को चूमने वाला, तो 4 शब्द है, तो इन चारों शब्दों के एक में हम मिला के बोल दिए गगन चूमी, तो हमारा समय क्या हुआ, बच गया। गंगा का जल 3 शब्द अगर इकट्ठा बोलते हैं गंगा जल, तो आपका समय बच गया। यानी समय बचाने के लिए समास की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास के प्रकार कितने होते हैं? तो समास के 4 या 6 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कुछ लोग तत्पुरुष समास के ये जो 2 भेद हैं इसको भी 5वां 6वां प्रकार गिन लेते हैं। तो अगर विकल्प आता है, अगर प्रश्न आएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, अगर विकल्प देता है 3 4 5 2, तो 4 को टिक कर दीजिएगा। अगर प्रश्न आता है कि विकल्प आता है कि 4 5 2 7, तो 4 को टिक करिए। अगर प्रश्न आता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, 5 6 7 8, तो 6 को टिक कर दीजिएगा विकल्प के हिसाब से। अब परिभाषा इसकी क्या है? 2 या अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। तो इससे प्रश्न क्या आएगा कि समास में क्या होता है, 2 शब्दों का मेल या 2 वर्णों का मेल। तो समास में 2 शब्दों का मेल होता है और वर्णों यानी कि अक्षरों का मेल तो संधि में होता है। अब देखिए इसमें अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान क्रमशः मैंने लिखा है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब प्रथम पद का क्या मतलब है? तो इसमें 2 शब्द है, तो गगन को हम कह देते हैं प्रथम पद और चुंबी को हम लोग यानी जो दूसरा शब्द उसको कह देते हैं द्वितीय पद। इसी को कभी कभी प्रथम पद को कह दिया जाता है पूर्व पद और द्वितीय पद को कभी कह दिया जाता है उत्तर पद। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा कि किस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, विकल्प ये सब सारे दे देंगे, तो आपको जब याद रहेगा तो आप बता देंगे कि द्वितीय पद प्रधान किसका होता है, तो तत्पुरुष समास का। या उल्टा करके पूछ सकता है कि बहुब्रीहि समास में होते हैं पहला पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं, तो जब आपको याद होगा तो आप बता देंगे बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, आप उसको टिक कर देंगे। तो आइए हम इसको ट्रिकी अप्रोच के साथ याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका पहला अक्षर जो है वो स्वर है, पहला स्वर है। वर्णमाला का पहला स्वर है अ, जबकि ये त से शुरू है, ये द से, ये ब से, ये क से, ये द से। बस यही थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी वर्णमाला का पहला व्यंजन है क, लेकिन ये स्वर है, तो व्यंजन से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वर होता है, इसलिए याद करेगा इसका पहला अक्षर जो है वो स्वर है, ये पहला अक्षर है। तो जब जिस देगा प्रश्न किस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद किसका प्रधान होता है, तो आप सबके शुरुआत में देखेंगे जब, तो आपको हो सकता है कि अ से याद आ जाए कि अ इसका पहला शुरुआती अक्षर है, इसलिए इसका पहला पद प्रधान होता है। अब इसको अभी कुछ देर के छोड़िए, इसको देखिए। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब नाम ही से पता चला, द्वंद्व यानी 2, द्वंद्व यानी कि 2। द्वंद्व मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, जैसे राम और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, यानी कि द्वंद्व नाम ही से पता चलता है कि 2, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि, तो बहु इसके 2 अक्षर से हम लोग हमेशा कोड बनाते हैं बहु। तो बहु किसी भी गण की बहु प्रधान नहीं होती, क्योंकि प्रधान तो सास होती है, मुखिया जो होती है वो सास होती है, बहु नहीं होती है। यानी बहु में कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी बहु प्रधान नहीं होती है, क्योंकि सास प्रधान होती है। इस तरह से याद रखिएगा। जब पूछे किस पद किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तो बहु, क्योंकि बहु की तरफ तो केवल इशारा किया जाता है, उसका नाम भी नहीं लिया जाता, बस इशारा किया जाता है अन्य की ओर। अब जब आपको ये याद आ जाएगा कि अ शुरुआत में है तो इसका पहला पद प्रधान, तो जब तत्पुरुष आएगा तो यानी जो बच गया उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व का मतलब 2, बहु का मतलब प्रधान नहीं होती है बहु, इसलिए कोई पद प्रधान नहीं। अब आइए हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं कि इसका
देखिए कहने को तो है कि पहला पद प्रधान होता है, लेकिन इसके माध्यम से आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कैसे पहला पद प्रधान होता है। जैसे लिख देगा उदाहरण यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में पहला पद प्रधान होता है, यानी कि यथा इसमें प्रधान है। कैसे नहीं समझ में आएगा, कैसे प्रधान होता है, क्योंकि इस तरह से आप समझिएगा कि यथाशक्ति, तो ये जो शक्ति शब्द है ये तो पुराना रीटा फूटा शब्द है, बहुत प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ये जो पहला शब्द है इसी के जुड़ जाने से एक नया शब्द की उत्पत्ति हो गई यथाशक्ति। जैसे शुरुआत में जुड़ता है प्रति, जैसे प्रति दिन, तो दिन तो पुराना शब्द है, बार बार प्रयोग करते हैं हम लोग आ रहे सदियों से दिन शब्द का प्रयोग करते हैं, दिन 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 दिन, तो कोई खास शब्द नहीं है। लेकिन प्रति के जुड़ जाने से एक नया शब्द बन गया प्रतिदिन। जैसे जैसे लिखा रहेगा आजन्म, तो जन्म तो पुराना शब्द है, लेकिन आ के जुड़ जाने से, शुरू में आ के जुड़ जाने से ही एक नया शब्द बन गया आजन्म। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम पद प्रधान होता है। लेकिन मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप व्याकरण नहीं कह सकते हैं, कि हम कह सकते हैं याद करने के लिए कि प्रथम पद फालतू। वैसे तो व्याकरण कहता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, मैंने आपको बता भी दिया कैसे प्रधान है, लेकिन आप रटने की दृष्टि से समझिएगा पहला पद कुछ फालतू टाइप का है। फालतू टाइप का मतलब कि उसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे यथाशक्ति लिखा रहेगा, यानी कि पहला शब्द यथा उसको फालतू टाइप का दिखेगा। प्रतिदिन, चाहे प्रति सप्ताह, चाहे प्रति माह या प्रत्येक, प्रत्येक में भी प्रति शब्द ही पहला इसका शब्द है, तो इसका पहला शब्द आपको फालतू जैसा दिखेगा। जैसे आजन्म, तो जन्म तो अच्छा शब्द, लेकिन आ एक फालतू शब्द शुरू में लग रहा है, तो जब आजन्म का पहला शब्द आपको फालतू दिखेगा तो समझ जाइएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। या आजीवन, तो आजीवन में पहला शब्द आपको फालतू दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव समास है। चाहे निडर, निडर, तो इसमें पहला शब्द नी, इसमें आपको फालतू दिखेगा, यानी समझिएगा अव्ययी भाव समास है। जैसे बेखटक, बेशर्म, तो पहला शब्द क्या आपको फालतू दिख रहा है, तो जब पहला शब्द फालतू दिखे अक्षर, तो आप समझ जाइएगा कि वो अव्ययी भाव समास है। अब तत्पुरुष समास को कैसे पकड़ेंगे, कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा समास है, तो चार ही छुट्टी विकल्प देगा, तो उसमें बताना होगा कि कौन सा ये समास है। तो कैसे पकड़ेंगे, तो मैंने इसमें बनाया है कोड, परिभाषा पूछेगा तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाएंगे कि कैसे प्रधान है। तो मेरा ट्रिक ये है कि दो शब्दों के बीच में कुछ छुपा रहे अक्षर, का, की, से, में, ऐसा कोई शब्द छुपा रहे का, की, से, में, तो समझिएगा वो तत्पुरुष समास है। कैसे, जैसे परलोक गमन, तो इसके बीच में क्या छुपा हुआ, परलोक में गमन करने वाला, यानी में छुपा हुआ है, तो बीच में कुछ है। तो ये भी सोचिएगा बीच में कौन आ जाता है, याद करने के लिए अब ट्रिक बता रहा हूं। दो शब्दों के बीच में कुछ आ जाए तो वो कौन सा समास होता है, ये कैसे याद करेंगे, तो दो लोगों के झगड़ों के बीच में तात्सरी आ जाते हैं। जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो कोई बड़ा आदमी, घर का बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, यानी कि उसको हम लोग जैसा रामायण महाभारत में सुनते होंगे तात्सरी, तो दो लोगों के झगड़ों के बीच में कौन आ जाता है, तात्सरी आ जाते हैं। दो लोगों के झगड़ों के बीच में तात्सरी, यानी दो शब्दों के बीच में अगर कुछ आता है तो वो तात्सरी, दो लोगों के बीच में, झगड़ों के बीच में तात्सरी, तो दो शब्दों के बीच में अगर कुछ आता है और को छोड़ के, दो शब्दों के बीच में और को छोड़ के कुछ शब्द आता है, में, से, पर, ऐसा कुछ, तो वो तात्सरी यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे रोगग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त, यानी से आया है, यानी कुछ आया है, बीच में कौन आ जाता है, तात्सरी यानी तत्पुरुष समास। देशभक्ति, तो बीच में क्या छुपा हुआ, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, तो देश की भक्ति यानी कि बीच में कुछ आया है, तो बीच में कौन आता है, तो तात्सरी यानी तत्पुरुष समास। धर्म विमुख, यानी धर्म से विमुख, बीच में कुछ आया है, वो भले ही पता न चले कि से आया है कि में आया, लेकिन अगर आपको लग जाए कि बीच में कुछ शब्द है तो आप समझिए बीच में कौन आता है, तो तात्सरी यानी तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का पति, यानी राष्ट्र का मालिक, तो बीच में क्या है, का, यानी कुल मिलाकर कुछ भी आया तो कौन आ जाता है, तात्सरी। जलमग्न, जल में मग्न, यानी में आया हुआ है, यानी बीच में कुछ आया तो कौन आता है, तात्सरी यानी तत्पुरुष समास। वनवास, यानी वन में वास, यानी बीच में आया है, यानी कुल मिलाकर कुछ भी आया है तो कौन आ जाता है, दोनों के बीच में तात्सरी यानी तत्पुरुष समास। अब द्वंद्व, तो सोचिए द्वंद्व युद्ध किसमें हुआ था, तो राम और रावण में, कृष्ण और कंस में, यानी कि और शब्द आएगा, और शब्द छुपा होगा बीच में। अगर बीच में और के अलावा कुछ आए तब तो तत्पुरुष समास, लेकिन अगर
दो शब्दों के बीच में छुपा हुआ रहे तो समझिएगा द्वंद्व। कैसे याद करेंगे? तो द्वंद्व किसके किसके बीच हुआ था? तो राम और रावण, कृष्ण और कंस। तो डैश का निशान का मतलब ये समझिए कि एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, और दोनों तरफ एक एक व्यक्ति खड़े हैं, और डैश का मतलब इधर इससे इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। तो डैश भी पहचान है द्वंद्व समास का। विलोम शब्द भी होता है कभी कभी। सबसे बड़ा पहचान है कि और रहेगा छुपा हुआ और डैश दिख जाए तो समझ जाएगा कि द्वंद्व समास है। जैसे दिन और डैश लिखा हुआ तो समझ जाइए कि द्वंद्व है, इसमें भी डैश है, इसमें भी डैश है। ये विलोम शब्द भी ज्यादातर होता है। दिन का विलोम शब्द रात, माता का पिता, सुख का दुख, या और छुपा रहता है। सबसे बड़ी बात है दिन रात का मतलब दिन और रात, माता पिता का मतलब माता और पिता, सुख दुख का मतलब सुख और दुख, राजा रानी, राजा और रानी, राधा कृष्ण यानी राधा और कृष्ण, और डैश का पहचान कीजिए। अब आइए बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में अन्य की ओर संकेत होता है, ये सबसे बड़ी पहचान है। ज्यादातर मामलों में वो भगवान की तरफ संकेत हो तो समझ जाए बहुब्रीहि समास ही होगा। और एक और ट्रिक, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो देखिए दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई और की तरफ इशारा होता है। इसमें न लंबा की विशेषता है न उदर की विशेषता, बल्कि तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा चला जा रहा है, गणेश की तरफ। दशानंद यानी 10 है आनंद जिसके, यानी 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, यानी न 10 की विशेषता है न उसके मुख की विशेषता, बल्कि ये चला जा रहा है इशारा रावण की तरफ, यानी तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत चला जा रहा है। अन्य की ओर संकेत जब हो जाए, न पहले शब्द के कुछ उसमें मतलब आए न दूसरे शब्द का, बल्कि तीसरे शब्द की तरफ इशारा हो जाए तो वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे बीड़ा पाड़ी, यानी बीड़ा मतलब बीड़ा, पाड़ी मतलब हाथ में। बीड़ा किसके हाथ में होता है? तो सरस्वती जी। तो सरस्वती जी की तरफ इशारा हो गया, यानी अन्य की ओर इशारा, यानी बहुब्रीहि समास। इशारा दूसरे की ओर इशारा, इशारा किसकी तरफ किया जाता है गांव में? तो बहु की तरफ इशारा, क्योंकि बहु प्रधान नहीं होती। मक्खी चूस, तो इसमें न मक्खी की विशेषता है न चूस की विशेषता, यानी एक कंजूस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास। मुरलीधर, न मुरली न उसको धारण करने की विशेषता, बल्कि कृष्ण की तरफ इशारा, इसलिए बहुब्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला, कौन? तो रामचंद्र जी, यानी राम की तरफ इशारा, इसलिए बहुब्रीहि। जब भी किसी अन्य की तरफ इशारा हो तो इशारा किसकी तरफ किया जाता है? तो बहु की तरफ, यानी बहुब्रीहि समास। अब आइए कर्मधारय समास की ओर। तो इसका प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, यानी पहला पद जो होता है, यानी पहला शब्द जो होता है एक विशेषता होता है किसकी? तो अगले वाले शब्द की। जैसे काली मिर्च, तो काली इसमें क्या है? विशेषण, यानी विशेषता है। सीधे सीधे सामान्य शब्दों में समझे तो काली विशेषता है किसकी? मिर्च की। नील विशेषता है नीला किसकी? कंठ की। पीतांबर यानी पीला विशेषता है अंबर की, यानी कि वस्त्र की। नील गाय यानी कि नीली गाय। महात्मा, तो आत्मा कैसी? तो महान आत्मा, यानी महा विशेषता है आत्मा की। मधुमक्खी, तो मधु कैसी मक्खी? तो उसकी विशेषता है मधु वाली मक्खी। गाड़ी, उसकी विशेषता क्या? रेल, यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, तो पवन क्या है? विशेषता है, यानी चक्की कैसी? तो पवन से चलने वाली चक्की। यानी पहला शब्द उसका जो रहेगा वो विशेषता सूचक दिखे तो कर्मधारय समास होगा। अब ट्रिक से इसको रटते हैं इस तरह से कि किसी, इसको मैंने रटाने के लिए लिखा है, ये व्याकरण का हिस्सा नहीं है। किसी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? तो उसका, उस व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता, उसका प्रथमता उसका कर्म होता है, यानी आपकी सबसे बड़ी विशेषता आपका कर्म होगा। जो आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, यानी कि कर्म किसी व्यक्ति की विशेषता होती है। तो कर्मधारय समास जो ही आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि कर्म क्या होता है? किसी व्यक्ति की विशेषता होती है, यानी कर्मधारय समास में विशेषता सूचक पहला शब्द होगा। जैसे ये सारे देखिए, काली विशेषता, नील विशेषता, पीला होना कपड़े की विशेषता है, मक्खी की विशेषता मधु वाली मक्खी, गाड़ी की विशेषता रेल वाली गाड़ी, आत्मा कैसी? तो उसकी विशेषता महान वाली आत्मा, गाय कैसी? तो नीली वाली गाय, चक्की कैसी? तो पवन से चलने वाली चक्की। ये विशेषता है, पहला शब्द विशेषता सूचक दिखे तो कर्मधारय समास। दिगु, तो हम लोग गांव में दिगु, दिग वर्णा, दिग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी दिग मतलब गुस्सा आना, दिग वर्णा यानी गुस्सा आना। दिग आना, गुस्सा आना। गुस्सा कब आना? जब पहले पहले ही कठिन सवाल आ जाए, यानी कठिन संख्या वाले सवाल आ जाए, यानी संख्या, जब कठिन संख्या वाले सवाल आते हैं, यानी कठिन संख्या वाली बात आएगी तो आपको दिग बढ़ता है, यानी गुस्सा आता है। दिग का मतलब गुस्सा, गुस्सा आना, दिग लगना।
दिग बढ़ना यानी गुस्सा लगना। तो पहला शब्द संख्या सूचक होता है, यानी जो ही संख्या वाला पहला शब्द दिखे तो आप समझिएगा कि संख्या आना का मतलब आपको गुस्सा आना, यानी प्रश्न परीक्षा में कठिन आ गए, सवाल कठिन आ गए मैथ के, तो आप समझिए आपको गुस्सा आ गया। तो पहला शब्द संख्या सूचक दिख जाए तो आपको गुस्सा आ जाना चाहिए, यानी दिग बढ़ जाना चाहिए, यानी दिगु समास। जैसे अष्टाध्यायी यानी 8 है तो दिगु, चार पाई 4 की तरफ इशारा है तो 4 जो ही आया तो आपको गुस्सा आ गया, दिग आ गया। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय यानी 8 की तरफ इशारा यानी 8 संख्या आ गया तो आपको गुस्सा आ गया। चार पाई 4 की तरफ इशारा हो तो आपको गुस्सा आ गया। तिरंगा यानी 3 की तरफ इशारा यानी आपको दिग बढ़ गया। दोपहर यानी 2 की तरफ इशारा यानी आपको गुस्सा आ गया। 9 ग्रह 9 की तरफ इशारा है, 9 ग्रहों का समाहार यानी इकट्ठा होना, तो दिगु यानी 9 की बात है यानी संख्या की बात आ रही तो आपको दिग बढ़ जा रहा है यानी गुस्सा आ जा रहा है। लेकिन 9 युवक देगा तो ये 9 की तरफ इशारा नहीं है, ये तो 9 युवक मतलब जवान युवक की तरफ इशारा है। तो युवक की विशेषता हो गई क्या, जवान यानी नया नया युवक। तो ये किसमें चला जाएगा, कर्मधारय में। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक ही शब्द अलग अलग समास हो सकते हैं, यानी एक शब्द कई समास हो सकते हैं। शायद इसीलिए अलग अलग प्रतियोगी किताबों में पीताम्बर को किसी में लिखेगा कर्मधारय समास, किसी किताब में लिखेगा बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज को किसी किताब में लिखेगा दिगु समास, चतुर्भुज किसी किताब में लिखेगा दिगु समास। तो ये दोनों ही जगहों पे वो सही है, लेकिन छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही समास हो सकते हैं। कैसे, इसका हम पता लगाएंगे। तो ये तभी बताया जा सकता है जब उसका समास विग्रह किया जाए। जैसे अगर पीताम्बर लिख के उसके कोष्टक में विकल्प के विग्रह लिखा हुआ है, पीला है जो वस्त्र, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी पीला है जो वस्त्र, यानी इसमें वस्त्र की विशेषता बता रहा है क्या, पीला। पीला विशेषता है अगर वस्त्र की, यानी पीला है जो वस्त्र, तब तो हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन अगर इसका अर्थ ये निकाला जाए पीताम्बर का कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु की तरफ इशारा है, यानी बहुव्रीहि समास। क्योंकि मैंने बताया भी कि भगवान का अगर नाम की तरफ इशारा हो तो वो बहुव्रीहि समास टिक करना ही ज्यादा उचित होता है। जैसे चतुर्भुज, अगर इसका समास विग्रह अगर ये किया जाए, अगर यह विकल्प में लिखा है 4 भुजाओं से बनी आकृति या घिरी आकृति, तब तो दिगु क्योंकि 4 की तरफ इशारा है। लेकिन अगर चतुर्भुज का अर्थ ये निकाला जा रहा है, यह समास विग्रह ये किया जा रहा है कि 4 है भुजा जिसकी, यानी कि विष्णु, तब तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि अगर पीताम्बर अगर समास विग्रह नहीं देता है तब तो दिक्कत हो जाएगा बताने में कि वो बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है, या वो दिगु है कि बहुव्रीहि है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जब पीताम्बर लिख दे या ऐसा और भी कोई शब्द कंफ्यूजन वाला लिख दे जो दिगु भी लगे और उसके साथ साथ बहुव्रीहि भी लगे, या कर्मधारय भी लगे उसके साथ साथ बहुव्रीहि भी लगे, और ये तीनों ही विकल्प पे दिया रहे तो आप बहुव्रीहि को टिक करिए। कहने का मतलब ये है अगर कोई शब्द किसी अन्य की तरफ इशारा कर रहा है यानी बहुव्रीहि समास हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कर्मधारय का भी संकेत लगे या दिगु का भी संकेत लगे तो आप वरीयता दीजिए बहुव्रीहि समास को टिक करने की। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगला मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे ज्यादा छात्र जिस टॉपिक को चुनेंगे उसी पर मैं अपना अगला वीडियो जारी करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।